सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। अभी से पूर्व विटलसे द्वारा विश्व के कृषि प्रदेशों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई और आज का विषय जो है निर्वहन फसल व पशु उत्पादक कृषि प्रदेश के संदर्भ में है। We have been discussing about the agricultural regions of the world as suggested by Whittlesey, and today the topic is subsistence, food grain and animal production region. इसके विषय के बारे में जानते हैं। यह अति महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है जिसमें फसलों की अपेक्षा पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण है। This region among the various regions, agricultural regions, this is very important region where livestock rearing is more significant than the food grain production. प्रदेश का विकसित रूप मुख्यतः पश्चिमी यूरोप से मॉस्को तक देखने को मिलता है और यदि देखा जाए तो वैसे जो प्रारंभ हुआ यह कृषि का स्वरूप वो डेनमार्क से हुआ था, यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, जो कि पूर्व में मॉस्को तक है। और यही नहीं है, ये जो यूरोप और एशियाई जो साइबेरियन क्षेत्र है, साइबेरियन प्रांत है, वहाँ पर ये मूल रूप से इसका स्वरूप विकसित हुआ था, आरंभ हुआ था। सो दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म of this particular type of agricultural region extends from the west of Europe, where initially it began in Denmark, the western part of Europe, and then it spreads to the far east to Moscow, and not only that, but it spreads widely in whole of the Siberian region, that of Russia, spreading in Europe as well as Asia. वर्तमान में यह भारत, पाकिस्तान, टर्की, मध्य एशिया तथा चीन में विद्यमान है। एंड प्रेजेंटली द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन एग्जिस्ट्स इन पाकिस्तान, टर्की, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। इस कृषि का अनेक स्थान पर विघटन देखने को मिलता है। Many disintegrated forms of this agricultural region can be visualized in different parts of such type of region. That is, somewhere the food crops are given importance, whereas somewhere pasture lands or the livestock rearing. So that way it is found in disintegrated forms in different part of this particular region of the world. यूरोप में व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि में परिवर्तित हो चुका है। इन यूरोप दिस एग्रीकल्चरल रीजन हैज टेकन द शेप ऑफ डेयरी प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल रीजन। पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत में भी व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि और मिश्रित कृषि दोनों ही रूप में देखा जा सकता है। इन पाकिस्तान एंड in Western India, this agricultural region exhibits either dairy production or even the mixed agriculture region, that is livestock rearing plus the food grade production. दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत तथा चीन में यह निर्वहन अन्न उत्पादक कृषि में परिवर्तित हुआ है। Whereas in southern India, northeastern states of India and in China, in this agricultural region subsistence food grain production can be visualized. नगरों से दूर स्थित प्रांतों में वर्तमान में इस प्रकार की कृषि का अस्तित्व देखा जा सकता है। And the true form of this region as suggested by Whittlesey, that this subsistence crop production and livestock production region, this true form can be visualized in those parts of the world which are far away from the town. In the remote areas of the town, this agriculture can be visualized. अब बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा
कि प्रारंभिक तौर पर डेनमार्क और रूस, यहाँ से इस कृषि प्रदेश की शुरुआत हुई थी कि दोनों मिश्रित अवस्था में के जो अन्न उत्पादन किया जाएगा वो निर्वहन की दृष्टि से और साथ ही साथ में पशुपालन की क्रिया भी की जाएगी। तो ये जो है मूलतः रूस की उपज है। तो जो रूस के जिस तरह से इन कृषि प्रदेशों में जो कृषकों का स्वामित्व है उसकी दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 वर्गों में रखा है रूस की सरकार ने। और ये जो था रूस की क्रांति के बाद ही शुरू हुआ था। ये जो 3 इनके अभी हम चर्चा करेंगे वो 1930 में ये 3 प्रकार के इस प्रदेश के स्वरूपों का अवलोकन रूस में किया जा सकता था, क्योंकि रूस में इसकी शुरुआत हुई है। तो इसकी एक बार हम चर्चा करेंगे कि इसमें जो कृषि हैं, जो फार्म हैं, उनका क्या क्या स्वरूप होता है। As it initially began in Denmark in Western Europe as well as that in Russia. So let's have a look how on the basis of the possession of the farms and the size and the activities carried out, how did they categorize this type of agricultural region into how many types of farms. Let's have a look about that. And these 3 forms came into being after the Russian Revolution. The Russian Revolution was in 1917, but the original these 3 forms what we will be discussing about, they came into existence after 1930. तो ये रूस क्रांति 1917 की जो बात हमने की और 30 में स्वरूप आया, तो उसके पश्चात जो मकसद था ये स्वामित्व के हिसाब से, हालांकि ये वर्गीकरण किया गया, उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है, तो ये उसका मकसद यही था, उसका उद्देश्य था कि कृषि का विकास हो और उस विकास में क्या क्या मुद्दों को शामिल किया गया, क्या सम्मिलित किया गया कि भूमि के विस्तार की स्थिति से प्रति एकड़ उपज वृद्धि हो, नई फसल का आरंभ हो, खाद्यान्न तथा औद्योगिक महत्व की फसलों का विकास हो। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 3 श्रेणी में जो कृषि प्रदेश थे उनको रखा गया और वो निम्न है: संयुक्त फार्म, सरकारी फार्म और व्यक्तिगत छोटे फार्म। सो this classification by the Russian government, by the Russian people, was made in 1930 so as to bring about developments in the agricultural field, and the main motto was the expansion of the agricultural land, and that the production per acre should be more, the growth should take place, and initiation that of the new crops, and the development in food production as well as industrial importance, the production as related to the industrial importance. And then the 3 categories were made related to this agricultural region, और वो जो थे 3, वो ये थे, अभी हमने बात कही, संयुक्त फार्म, सरकारी फार्म और व्यक्तिगत छोटे फार्म। एंड दे वर गिवन ऑल्सो पर्टिकुलर नेम्स। संयुक्त फार्म को उन्होंने अपनी ही प्रांतीय भाषा में कोलखोज कहा, और जबकि जो राज्य वाले फार्म थे, सरकारी जो फार्म थे, उन्होंने सोवकोज का नाम दिया। तो और तीसरा वाला था व्यक्तिगत था, छोटे फार्म, जिनको ओपन लैंड्स कहा जा सकता है। सो द 3 कैटेगरीज दे पुट दिस एग्रीकल्चरल लैंड वर फर्स्ट वन कलेक्टिव फार्म्स, कोलखोज, स्टेट फार्म्स, सोवखोज एंड पर्सनल फार्म्स ऑफ द ओपन लैंड। अब इनकी विशेषताओं का अवलोकन हम कर लेते हैं। इन 3 रूपों की हम विशेषता इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रारंभिक स्थिति किस किस स्वरूप में ये कृषि प्रदेश देखे जा सकते हैं, और वर्तमान में भी हम इनको टुकड़ों में विश्व के अलग अलग हिस्सों में, कहीं पर हम संयुक्त फार्म की स्थिति देखेंगे, कहीं सरकारी फार्म की जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं वो रूप देखेंगे, तो कहीं पर व्यक्तिगत छोटे फार्म के रूप में हम इस कृषि प्रदेश का अवलोकन कर सकते हैं। तो एक एक के विषय में जानते हैं। संयुक्त फार्म के बारे में बात करते हैं, जिसे रूस नाम से कोलखोज दिया गया, रूस नाम जो था कोलखोज दिया गया। इसमें प्रजातंत्रीय सहकारी संस्थाएं, जिसमें किसान जो होते हैं वो स्वेच्छा से अपनी भूमि
और पूंजी का संग्रह कर लेते हैं और एक बहुत ही विस्तृत फार्म का रूप देते हैं, जिससे कि वो अपने फार्म को अत्याधुनिक बना सकें, जिसमें किसान को सरकारी योजना के अनुसार भूमि उपयोग भी करना होता है और उत्पादन भी करना होता है. सो kolkhos, that is the collective farms, are the cooperative institutions where a large number of farmers voluntarily contribute their land and capital to modernize the farms, and the land use and production is followed by the cooperatives. दूसरा है सरकारी फार्म, जिसको सोवकोज का नाम दिया गया. ये रूस के राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित फार्म होते हैं, और यहाँ जितने भी जो श्रमिक होते हैं, जो किसान होते हैं, वो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं. फिर फार्म सहकारी फार्मों की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं और सुविधा संपन्न भी होते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द स्टेट फार्म कैटेगरी, जिसे कि सोवकोज का नाम दिया गया, विच वर गिवन द नेम ऑफ सोवकोज. सो these farms are regulated and controlled by the state government, and the farmers are paid wages for their work. And in this form of this agricultural region, the size of these farms are far larger than those of the kolkhos and possess a wide variety of facilities. फिर बात करते हैं तृतीय वाला व्यक्तिगत फार्म के बारे में, जिसको ओपन लैंड का नाम दिया गया है. So the third one is the open land, that is the individual farm. So these categories were on the basis of the possession, and the main motive was development in the agricultural field. तो अब ये जो ओपन लैंड है, इंडिविजुअल फार्म्स जो हैं, इसमें जो सामूहिक फार्म के सदस्य जो होते हैं, कोऑपरेटिव की जो हमने प्रथम वाली की बात की, उन्हीं सदस्यों को अपेक्षाकृत खेतों के मध्य बिखरे हुए जोत प्राप्त होते हैं. मतलब छोटी छोटी उन्हें कृषि भूमि प्रदान कर दी जाती है, और इन कृषि भूमि का उपयोग सामान्यतः या तो सस्यावर्तन, जो शस्यावर्तन हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि फसल की हेर फेर, कि कभी अनाज उगाए गए, कभी कंदमूल उगाए जाएं, कभी सब्जियां, कभी फल, इस प्रकार से. तो ये जो इनको व्यक्तिगत फार्म जो प्रदान किए जाते हैं, ये शस्यावर्तन के अंतर्गत होते हैं, या तो चारागाह के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, अथवा कुछ कुछ पड़त भूमि के रूप में छोड़ दिए जाते हैं. मतलब यूं ही खुली भूमि के समय के साथ वो अपनी उर्वरता प्राप्त कर ले. So the third one is the open land or the individual farms. Here the peasants, that is the farmers of cooperative farms, they are permitted to have their own individual strip of land among the scattered farms. And these personal land holdings, they are often used either for crop rotation, for as pasture lands, or even at times they are left as the fallow lands so as to gain fertility with the passage of time. अब एक सामान्यीकृत, ये क्योंकि प्रारंभिक रूस की और साइबेरियन रीजन की उपज थी, तो वहाँ के हमने स्वरूप को जाना, और वही विश्व में इस प्रदेश में टुकड़े टुकड़ों में यही सारी स्थितियां हमें देखने को मिलती है, सोवकोज, कोलखोज और ओपन लैंड के रूप में ही. तो अब लेकिन बात करते हैं प्रदेश की विशेषता के बारे में, कि क्या वास्तविक स्वरूप है, इनके आकार के बारे में, और कहाँ कहाँ पर किस तरह की भूमि का किस तरह से उपयोग है, क्या उपजें हैं इस प्रदेश की, चाहे वो पशु पालन संबंधी हो या फसल संबंधी हो. So the characteristic features of the region, whether it is related to the livestock or the crops or the size of the farm and how the agriculture is carried out. So let's have a look under the various points. अब बात करते हैं हम बिंदु के तहत इसकी विशेषता के विषय में. सामूहिक फार्म में कृषि संघ को पट्टे पर भूमि प्राप्त होती है, जहां कृषक आंशिक रूप से गाय, सुअर व मुर्गी पालन के साथ साथ सब्जियां उगाते हैं. एंड एज फार एज द कोऑपरेटिव और द collective farms are concerned, the peasants, the farmers
are given land on lease by the farm union, where the farmers, to some extent, they rear cows, pigs, and hen, uh, and apart from rearing these animals, these livestock, they also grow fruits and vegetables in their farms. फिर सामूहिक फार्म आकार औसतन 3400 हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग होता है आकार में, जहां पर करीब करीब 500 श्रमिक पाए जाते हैं। और इन सामूहिक फार्म में, यानी कि कोल खोज वाले रूप में, यहाँ कार्यालय, सामुदायिक भवन, कैंटीन, स्कूल आदि इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सो एज टॉकिंग अबाउट द कोल खोज फॉर्म of the farms over the world, they on an average they have the size of 3400 hectares of land at least, with a number of 500 peasants working over these farms. And these farms possess workshop, community halls, canteens, schools, school like facilities. कोलखोज अत्यधिक यंत्रों से युक्त होते हैं। इन फार्मों पर श्रमिकों का मुनाफा उनके द्वारा कार्यकाल तथा दक्षता के अनुसार होता है। The as it has already said that the size of the kolkhos is quite vast, therefore the agricultural activity, the food or the crop growing activity is chiefly carried out by means of machines. It is very much mechanized, and these farms, over these farms, the peasants that work, the farmers that work, they are given benefits, they are given profits on the basis of the time devoted by them and their capability. सोवकोस का आकार कोलकोस की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह अधिक सुविधा संपन्न होता है। औसतन इसका आकार जो है 9800 हेक्टेयर के लगभग, और श्रमिकों की संख्या लगभग 775 के करीब पाई जाती है। और यहाँ फार्म पर फसल, पशु व भेड़ फार्म के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट a feature of sovkhos, that these sovkhos are far bigger in size. They are far large as compared to the kolkhos, and on an average the size is around about 9800 hectares of land, with say 775 peasants working over there. And because the farm size is very vast and it is regulated by the state government, so the farms, they are classified under various activities. That is, for certain areas are subjected to crop growth, whereas somewhere livestock are reared, and some farms are only meant for rearing sheep. कोलखोज कृषि प्रदेश के 3 भाग होते हैं। Now the kolkhos generally possesses 3 sectors, 3 parts. एक जो अ व स के तहत हम जानेंगे, अनाज तथा डेयरी प्रदेश। One of them is subjected to food grain production as well as dairy production. दूसरा अनाज, हेम्प, आलू, चौपाई तथा पशुपालन प्रदेश. The other type of farms, they are subjected to food crops, dairy, and cattle rearing, and also for growing certain vegetables like potatoes. तीसरा वाला है गेहूं और पशुपालन प्रदेश. And certain farms, they are only subjected to the growth of wheat or the livestock rearing. Only these 2 activities are seen. So they are categorized into 3 categories, 3 types of region, 3 sectors you can say, where the particular activities as said are carried out. कोणधारी वन के समीप क्षेत्रों में
राई, गेहूं तथा घास की उपज। अतः ये सब संपादित होती है, तो इससे पशुओं के लिए पर्याप्त चारा प्राप्त हो जाता है, तो पशुपालन भी किया जाता है। Now, these regions, wherever they spread along the coniferous or the taiga region, there the peasants they grow rye, wheat, and uh, because they are growing these food crops, the food grains, so sufficient fodder is available for the animals. Therefore animals are also reared in these areas. चौड़ी पत्ती तथा मिश्रित वन क्षेत्र में अनाज व आलू उपजाए जाते हैं. Now in the deciduous, along wherever these farms stretch along the deciduous forests, chiefly food grains and potato growth can be visualized. शीतोष्ण घास क्षेत्र में दूध हेतु पशुपालन. And in the temperate grasslands ample of fodder is grown for the cattle. Therefore dairy production uh, triggers in these areas, it can be very well visualized. मांस प्राप्ति हेतु सुअर तथा मुर्गी का पालन किया जाता है. और एक और अलग अधिकांश जो पशु होते हैं उनको दूध के दृष्टि से पाला जाता है. जो मवेशी हैं वो दूध प्राप्ति के दृष्टि से, उसके उद्देश्य से पाले जाते हैं. जबकि मांस की जहाँ तक बात आती है, मांस आपूर्ति की, तो इन प्रदेशों में सुअर और मुर्गी पालन प्रमुख है मांस की दृष्टि से. सो टू सफाइस द मीट नीड्स और द फ्लैश नीड्स, द pigs and cocks and hens, they are reared in these agricultural region. That's all about the region.